हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं रजिया सुल्ताना की। इल्तुतमिश की महान बेटी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका। आज हम चर्चा करेंगे रजिया के बारे में, जानेंगे इल्तुतमिश क्यों चाहते थे कि उनकी पुत्री रजिया दिल्ली की शासन बने उनके पुत्रों की बजाय। रजिया ने किस प्रकार लोगों की जो मानसिकता थी उसके खिलाफ जाकर शासन किया, किस प्रकार तुर्क अमीरों ने उसका विरोध किया और किस प्रकार अंततः रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और रजिया सुल्तान को समझने के लिए ये वीडियो जो है वो पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मटेरियल नहीं होता। अगर आप लोग शेयर करोगे तो उनके पास चीज़ें पहुंच जाएंगी। एक बार उनके पास चीज़ें पहुंच जाएंगी तो वो लोग फिर उसको देख सकते हैं। अगर उनके पास चीज़ें पहुंचेंगी नहीं तो वो कैसे इस चीज़ को देख पाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें अपने अनुसार जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ पर इसको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रजिया सुल्ताना जो थी वो 1236 से लेके 1240 तक शासन करती हैं दिल्ली पर। और इनका जो जन्म है 1205 में होता है बदायूं। ठीक है, बदायूं वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि थी उम्दत उल निस्वा की। ठीक है, इसमें यहाँ पे बिंदी लगा लेना है। तो उद्मत उल निस्वा की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी। वैसे इनका जो वास्तविक नाम था रजिया अल दिन था। और इनका जो राज्यरोहण होता है वो होता है 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 1236 को इनका जो राज्यरोहण है वो होता है। और 10 नवंबर 1236 को ये सिंहासन पर बैठ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने 9 नवंबर के दिन ही तुर्कान और रुकनुद्दीन को मौत के घाट उतारा था। 9 नवंबर को उनकी हत्या की थी और 10 तारीख को ये सिंहासन पर बैठ जाती हैं दिल्ली के। इनके पिता का नाम हमने लंबे समय से जान रहे हैं कि इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था। और इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया जो है इनकी मृत्यु के बाद शासन बने, लेकिन दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया शासक बने। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका होती हैं। ना इनसे पहले कोई बनी थी और ना ही कोई लास्ट में दिल्ली पर कोई बैठी थी। इन्होंने क्या किया? प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया। ठीक है, जब इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर गए थे तो उनको पता था कि जो उनके पुत्र हैं वो नालायक हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, अनुशासनहीन हैं। इसलिए वो उसकी जिम्मेदारी सौंप के गए थे किसको? रजिया को। उनको मालूम था कि उनकी जो पुत्री है वो अच्छे से शासन चलाएगी। और जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें शासन प्रबंध बिल्कुल चार चौबंद मिलता है। शासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए इनको रजिया पर विश्वास था। अब क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो भोग विलास में डूबे रहते थे। अब रजिया सुल्तान ने क्या किया? शासिका बनने के लिए दिल्ली की जनता जो थी उसको कहा, क्योंकि इल्तुतमिश तो कह के गया था तुर्क अमीरों को कि मेरी मृत्यु के बाद इसे बना देना, लेकिन उन लोगों ने रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? दिल्ली की जो जनता थी उसके सामने ये जाती हैं और कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर पाऊँ तो मुझे क्या है, शासन से हटा देना। ये दिल्ली की जनता के सामने इन्होंने जामा मस्जिद में ये सारी बातें रखी थी। तो दिल्ली की जनता ने पहली बार किसी राजा को चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था रजिया सुल्तान के मामले में, वरना तुर्क अमीर जो होते थे वही किसी शासक को चुन दिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया था? सुल्तान रजियत अल दुनिया बाल दीन अल सुल्तान के नाम से सिक्के ढाले थे। क्या? सुल्तान रजियत अल दुनिया बाल दीन अल सुल्तान के नाम से क्या चलाए थे? सिक्के जो थे इन्होंने ढाले थे। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन तुम्हें शॉर्ट में याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे रजिया के सामने चुनौतियाँ आती हैं और कैसे ये जो हैं उनका समाधान ढूंढती हैं, क्योंकि समस्या बड़ी जटिल थी। क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर पहली बार कोई महिला जाकर बैठी थी और लोग नहीं चाहते थे कि एक महिला के नीचे वो काम करें, उसके आदेशों को माने, उसके सामने झुकना पड़े। इसलिए इनके सामने बहुत सारी समस्या जो थी वो तुर्क अमीरों ने खड़ी कर दी। देखिए,
सबसे पहले इनके खिलाफ जो अमीर जो थे वो विद्रोह करते हैं, उनका ये दमन करती हैं और बहुत शानदार तरीके से दमन करती हैं, कूटनीति का इस्तेमाल करती हैं। इल्तुतमिश चाहता था कि उनकी मृत्यु के बाद रजिया शासक बने, ये जग जाहिर बात है, लेकिन अमीरों ने क्या किया, रुकनुद्दीन को जो शासक घोषित वो लोग कर देते हैं। अब देखिए, रजिया सुल्तान जब शासक बन जाती हैं, ये तो अलग बात है, थ्योरी है, जब रजिया सुल्तान जब शासक बन जाती हैं तो अमीर जो लोग थे उनको लगा कि ये कैसे हो गया ये, क्योंकि अब तक तो वो लोग जो जिसे चाहते उसे शासक बना देते, लेकिन पहली बार जो रजिया सुल्तान है उनकी बिना परमिशन के क्या बन गई, शासिका बन गई। तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमीरों की मर्जी के खिलाफ कोई शासिका बन जाए या शासक बन जाए, इसलिए उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, इसको हटाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जाने लगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें बदायूं, मुल्तान, झांसी, लाहौर के जो सूबेदार थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली की ओर सेना लेकर कूच कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो लोग हैं रजिया सुल्तान को पदस्थापित करा देंगे, इसको क्या है, हटा देंगे। और रजिया ने भी क्या किया, रजिया भी कम नहीं थी, उसने भी, अब उसको मालूम था कि दिल्ली की जो सत्ता है उसको तलवार के दम पर ही बचाया जा सकता है, इसलिए वो भी क्या है, अपनी सेना लेकर दिल्ली के बाहर आती है। ठीक है, अपनी सेना जो है वो लेकर दिल्ली के बाहर आती है। अब जो विद्रोही वहाँ पर पहले आ गए थे, बदायूं, मुल्तान, झांसी और लाहौर के जो सूबेदार अपनी सेना लेकर आए थे, उनमें क्या है, टेंट जो उन्होंने जो शिविर लगाए हुए थे दिल्ली के बाहर, वहाँ पर उनमें विवाद हो जाता है। विवाद किस बात को लेकर हो जाता है? शासन प्रबंध की व्यवस्थाओं को लेकर हो जाता है। वो लोग वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं कि हम रजिया को हरा देंगे, उसके बाद जो है शासक कौन बनेगा, वजीर कौन बनेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उनको कौन निभाएगा, और उसी बात को लेकर उनमें क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, मतलब मिला कुछ नहीं था उनको, पहले ही वो लोग सपने देख रहे थे युद्ध से पहले कि हम लोग रजिया को हरा देंगे, तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो निभाएगा कौन। अब जैसे ही उनकी फूटकी सूचना मिलती है रजिया को, तो रजिया क्या करती है, बदायूं के सूबेदार जो थे मलिक एजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, ठीक है, इनका पूरा नाम था मलिक एजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, और मुल्तान के सूबेदार थे एजुद्दीन कबीर खां एयाज, दोनों के नाम, और मलिक एजाउद्दीन मोहम्मद सालारी, ये दोनों थे, एक था बदायूं का सूबेदार, एक था मुल्तान का सूबेदार। इन दोनों सूबेदारों को कहती है कि तुम्हें जो पद चाहिए, जो शासन चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि दिल्ली की वर्तमान सुल्तान कौन हूँ, मैं हूँ। तो इन दोनों को क्या करती है, अपनी ओर मिला लेती है। अब जैसे ही और विद्रोहियों को पता लगा कि बहुत सारे अमीर लोग क्या हैं, रजिया की ओर जाके मिल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर हड़कंप मच गया कि आधे लोग तो गए, आधे रह गए हैं। तो वो लोग क्या होने लगे, भागने लगे, जो युद्ध स्थल क्षेत्र है उसको छोड़कर वो लोग भागने लगे, और भागती हुई सेना का क्या किया, पीछा किया रजिया ने, और पीछा किया और उन लोगों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। जो लोग भाग रहे थे, जिनमें झांसी का सूबेदार था मलिक सैफुद्दीन कूची, ठीक है, ये भाग रहा था, इसको पकड़ लिया और पकड़ के क्या किया, इसकी हत्या कर दी। और लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है, जानी को भेज दिया घर। तो ये जो दो लोग थे, इनको क्या हुआ, इनकी पकड़ के हत्या कर दी, और जो दो लोग और थे उनको अपनी ओर मिला लिया। तो रजिया ने कूटनीति से काम लिया और विद्रोही जो थे उनकी फूट का फ़ायदा उठाया और इनके विद्रोह को क्या किया, समाप्त कर दिया। देखो कैसे मूर्ख थे, यानी कि कुछ मिला नहीं, उससे पहले ही लड़ने लग गए कि ये पद मैं लूँगा, ये पद तू लेगा, और कुछ नहीं हुआ। आगे देखिए, नवीन पदों का सृजन करती हैं, यानी कि नवीन पद स्थापित करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर इसके विरोधी लोग बैठे हुए थे। इसे पता था कि अगर दिल्ली की सत्ता में बने रहना है तो इन लोगों को हटाना जरूरी है, और उसी के लिए उसने क्या किया, नए पदों पर अपने चाहने वाले, अपने समर्थक जो लोग थे उनको बिठाना शुरू किया। ये क्या करती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन को वजीर पद पर नियुक्त करती हैं। ठीक है, नाम तुमको याद रखने हैं। मलिक सैफुद्दीन बेहतू जो थे, इनको सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, मलिक सैफुद्दीन बेहतू जो थे उनको बनाया जाता है सेना का अध्यक्ष। मलिक एजुद्दीन कबीर खां याद जो थे, इनको लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है।
कहाँ का, लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ये बठिंडा का सूबेदार बनाया जाता है। इनको याद रखना है, अल्तुनिया, ठीक है। आगे जाके इनका महत्वपूर्ण किरदार होगा, देखना क्या करते हैं ये। तो इनको बनाया जाता है बठिंडा का सूबेदार। जो एतिगीन था इसको बनाया जाता है अमीर हाजिब पद पर नियुक्त किया जाता है। इल्तुतमिश के समय बताया था ना मैंने एतिगीन के बारे में, ठीक है। जब पंजाब पर आक्रमण होता है तब वहाँ पर इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है, अगर आपने इल्तुतमिश को सही ढंग से पढ़ा होगा तो। उसके बाद मलिक जमालुद्दीन याकूत, इसको अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रेमी था ये रजिया सुल्तान का। अगला जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, इसको नायब लक्सर के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नायब लक्सर का पद जो है वो रजिया के द्वारा इस पद को शुरू किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पदों पर क्या है, रजिया सुल्तान अपने लोगों को बिठाती है। मलिक सैफुद्दीन बैतू को सेनाध्यक्ष बनाती है। मलिक एजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर का सूबेदार बनाती है। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाती है। एतिगीन जो था उसको वहाँ से बुला के अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त करती है। मलिक जलालुद्दीन याकूत जो था इसको अमीर आखूर के पद पर नियुक्त करती है। और मलिक कुतुबुद्दीन असर गोरी जो था उसको नायब लक्सर के पद पर क्या करती है, नियुक्त करती है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर ये अपने लोगों को बिठाती है, ठीक है। अब देखिए रजिया सुल्तान और उसके महत्वपूर्ण अभियानों को पढ़ेंगे। पदों की नियुक्ति कर दी। अब कुछ लड़ाई देख लेते हैं, थोड़ी बहुत सफलता असफलता देख लेते हैं। देखिए करमत और मुजाहिदों का विद्रोह होता है सबसे पहले, मुजाहिदों का, ठीक है। तो मुजाहिदों का क्या होता है, विद्रोह होता है। इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया रजिया के विरुद्ध? इनका जो नेता था, मार्च 1237 की बात हम कर रहे हैं, इनका नेता था नीरुद्दीन, ठीक है। ये तुर्क था। इसने क्या किया, अपने नेतृत्व में एक बड़ी सेना गठित की और जो लोग थे इन जो करमत और मुजाहिद जो लोग थे फैले पड़े थे दिल्ली, सिंध, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में, इनको एकत्रित किया और इन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? रजिया के खिलाफ। और रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो बहुत सारे अमीर जो रजिया के विरोधी थे उन्होंने भी समर्थन किया और उनको सूचना दी कि रजिया जो है शुक्रवार के दिन मस्जिद जाएगी, ठीक है। और मस्जिद जाएगी तो वहाँ पर उसको पकड़ लेना और उसकी हत्या कर देना। तो उनको बिल्कुल वैसा ही किया। और ये लोगों ने क्या किया, मस्जिद पर क्या किया, आक्रमण कर देते हैं। ये लोग दिल्ली के 2 भागों से प्रवेश करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। तो मस्जिद के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो अपनी सेना जो थी, रजिया ने क्या किया, रजिया तो थी नहीं मस्जिद के अंदर, तो रजिया ने क्या किया, जो अपनी सेना थी उसको आदेश दिया कि इन विद्रोहियों को मार दो। तो वो विद्रोही जो थे वो भी मारे जाते हैं। उनको गलत फहमी हुई थी कि इस मस्जिद के अंदर रजिया होगी और वो जो सूचना होती है वो गलत होती है और ये जो विद्रोह है वो नाकाम हो जाता है। करमत और मुजाहिद जो थे इनका ये जो प्रयास था ये असफल हो जाता है। ये लोग रजिया को नहीं मार पाते। तो पहला प्रयास असफल होता है इन लोगों का। अब देखिए दूसरी बात हम इसमें करते हैं आगे। तो रणथंभौर और ग्वालियर के दुर्गों के बारे में बात करते हैं। रणथंभौर और ग्वालियर के 2 महत्वपूर्ण दुर्ग, ठीक है। देखिए वैसे आप लोगों को मालूम होगा रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पड़ता है, कमेंट सेशन में बताना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पड़ता है। वैसे सबको पता होगा। देखिए रुकनुद्दीन के समय रणथंभौर का जो दुर्ग था, किसकी बात कर रहे हैं हम, रुकनुद्दीन की, यानी कि रजिया से पहले। तो ये दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल गया क्योंकि एक भोग विलासी इंसान था। तो जो चौहान राजपूत थे इन्होंने क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया। अब जब कमज़ोर शासक आएगा तो स्वाभाविक है हर कोई चाहेगा कि हम इस पर क्या कर लें, अधिकार कर लें। तो इन लोगों ने इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, रजिया सुल्तान के जो यहाँ पर जो सैनिक मौजूद थे उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, लेकिन रजिया सुल्तान ये कहती है कि अगर स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो, अगर स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो, क्योंकि दिल्ली में रजिया सुल्तान अपने ही लोगों से संघर्ष कर रही थी, इसलिए उस स्थिति में ये कहती है कि अगर ज़्यादा विरोध करते हैं तो रणथंभौर को छोड़ देना। तो इसके जो तुर्क सैनिक होते हैं वो रणथंभौर को छोड़ देते हैं और वापस लौट आते हैं। आगे देखिए ग्वालियर के दुर्गों
के संबंध में भी यही होता है। ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जो था वो वजीर जुनैदी का क्या था, रिश्तेदार था एक, और वो क्या कर रहा था, वहाँ से बैठा बैठा षड्यंत्र रच रहा था किसके विरुद्ध, रजिया सुल्तान के विरुद्ध। जब इसके बारे में रजिया सुल्तान को सूचना मिलती है कि वहाँ का दुर्ग रक्षक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो रजिया ने क्या किया, उसके विरुद्ध एक सेना भेज दी, ठीक है। और जब सेना भेजी तो उसको बंदी बना लिया गया, और जब बंदी बना के उसको दिल्ली ला रहे थे तो वो रास्ते से क्या हुआ, भाग गया। और जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे उन्होंने ये सोचा कि रजिया सुल्तान ने उसको मरवा दिया, इसीलिए उसके खिलाफ जो विद्रोह है वो और सशक्त हुआ। और दूसरी बात, दो दुर्ग रणथंभौर और ग्वालियर, जो दो महत्वपूर्ण दुर्ग थे, वो रजिया सुल्तान के हाथ से क्या हैं, निकल जाते हैं। तो इसे रजिया सुल्तान की कमजोरी माना गया, इसे रजिया सुल्तान की प्रशासन प्रबंध की विफलता माना गया। और तुर्क अमीर जो हैं शासन प्रबंध की दुहाई देने लगे और कहने लगे कि रजिया सुल्तान जो है वो एक कमज़ोर शासिका है, ठीक है। तो इस प्रकार रणथंभौर और ग्वालियर के जो दुर्ग हैं वो रजिया सुल्तान के प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। आगे देखिए क्या था, मंगोलों के लगातार आक्रमण, मंगोल पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण कर रही थी, ठीक है। उनकी जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है इस पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, और रजिया सुल्तान जो है इस विद्रोह को नहीं दबा पाई। कारण क्या था, कारण ये था कि जलालुद्दीन मंगवर्नी का जो प्रतिनिधि था, मैंने बताया था पहले वीडियो में, हसन करगुल, ठीक है, ये वहाँ पर अधिकार जमाए बैठा था। और मंगोलों ने जब आक्रमण किया था तो इसने मदद मांगी थी रजिया से कि मेरी मदद करो, लेकिन रजिया ने मदद नहीं की, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध करने लगे कौन, तुर्क अमीरों, कहने लगे देखो रजिया कितनी कमज़ोर हो गई कि कोई इंसान मदद मांग रहा है फिर भी रजिया मदद नहीं कर रही है उसकी। तो ऐसे करके तुर्क अमीर जो चाहते थे उसको गिराना, हर समय उसको कमज़ोर करना चाहते थे, तो वो लोग वही करते रहे। अगला कारण जो माना जाता है वह है रजिया की मर्दानी वेशभूषा। और इस वेशभूषा से क्या हुआ, मुसलमानों में असंतोष व्याप्त हो गया। आप लोग लगाइए, जिन मुसलमानों ने रजिया या कोई महिला को हमेशा एक बंद कपड़े के अंदर देखना पसंद हो, हमेशा वो अपने नियम कायदों में रहे, वो जो मुस्लिम वेशभूषा है उसमें रहे, और उसके विरोध में अगर कोई महिला जो है वो मर्दाने जो कपड़े होते हैं वो पहन के दरबार में आए, दरबार में आके आदेश दे, दरबार में आके युवकों को सजा दे, युवकों को आदेश दे, घोड़े पर सवारी करे सबके सामने, तो लोगों को बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि वर्तमान समय में भी देखो तो आज भी भले ही कितना ज़माना बदल गया हो, फिर भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी का विरोध करते हैं, ये मत पहनो वो मत पहनो। तो सोचो उस समय 1200 के आसपास कितना विरोध सहा होगा रजिया सुल्तान ने। तो जो कट्टर मुस्लिम थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया, जो धर्मगुरु थे उन्होंने विरोध किया कि मर्यादा के बाहर रहकर, ठीक है, ये वेशभूषा धारण करती है, युद्धों में भाग लेती है। क्योंकि पुरुष जो थे वो एक अधिकार समझते थे कि केवल हम ही ये काम कर सकते हैं, युद्ध हम ही कर सकते हैं, घोड़े की सवारी जो है वो हम ही कर सकते हैं। तो इससे क्या था, जो मुस्लिम लोग थे उनमें असंतोष फैला इसके विरुद्ध, और इसका जो विद्रोह है, इसके खिलाफ जो विरोध की जो भावना है वो और तेज हो गई। आगे देखिए, एक कारण है याकूत के प्रति प्रेम अनुराग। याकूत, जलालुद्दीन याकूत जो था अबिसिनियाई हबशी था। क्या था, अबिसिनियाई हबशी, यानी कि सीधी सी बात बताऊं, हबशी का अर्थ तो उस समय जो गुलाम शब्द के लिए इस्तेमाल होता था। और आपने एथियोपिया का नाम सुना है, बस उसी का पुराना जो नाम था पहले उसको अबिसिनियाई हबशी कहते थे, यानी कि वहाँ से आया हुआ गुलाम। तो इसकी प्रति रजिया का प्यार था, इसके प्रति रजिया का प्रेम था। जब भी ये घुड़सवारी करने जाती थी तो याकूब को अपने साथ लेकर जाती थी। याकूब को उसने विशेष अनुमति दे रखी थी कि जब भी तुम्हें मेरे सामने आना हो या मेरे पास आना हो या मेरे दरबार में आना हो तो तुम्हें किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे और लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी रजिया से मिलने के लिए, लेकिन इसको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रजिया ने इसको विशेष अधिकार दे रखे थे। अब देखिए, उसको विशेष अधिकार दे रखे थे जबकि वो तुर्क नहीं था, तो इसलिए और जो लोग थे इससे नाराज़ रहते थे कि कैसे एक गैर तुर्क को इसने इतनी सारी स्वतंत्रता दे रखी है।
तुर्क अमीरों का षड्यंत्र, अब देखिए इसके प्रति षड्यंत्र होता है और जो षड्यंत्र होता है वो रजिया का पतन का कारण बनता है। देखिए तुर्क जो लोग थे, ठीक है, जो तुर्क जो लोग थे वो क्या थे, इसकी जो नीतियां थी उससे प्रसन्न नहीं थे। स्वाभाविक है नहीं प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो लोग जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा षड्यंत्र रचा रजिया के विरुद्ध और सोचा कि कैसे भी करके हम इसे हटाना चाहते हैं दिल्ली की सत्ता से। तो उन्होंने क्या किया, जो लाहौर के सूबेदार थे कबीर खां, इससे क्या किया, विद्रोह करवा दिया। लेकिन रजिया ने क्या किया, इसके जो विद्रोह था इसको कुचल दिया। फिर वो रोता है, कहता है कि रजिया मुझे माफ़ कर दे। तो रजिया इसको क्या करती है, माफ़ कर देती है, लेकिन इससे क्या है, सूबेदारी छीन लेती है। कहती है कि तुम अब सूबेदार नहीं रहोगे। अब क्या होता है, इनका ये जो विद्रोह था ये असफल हो जाता है। तुर्क अमीर चिंतित हो गए कि अब क्या करें। तो इन लोगों ने क्या किया, दोबारा षड्यंत्र रचा। दोबारा एक भयानक और बड़ा षड्यंत्र ये लोग रचते हैं। कहते हैं कि दिल्ली से बाहर लाया जाए रजिया को, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनता जो थी बहुत प्यार करती थी इसको, दिल्ली के अंदर ये मजबूत स्थिति में थी। इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे भी करके जो रजिया सुल्तान है उसको बाहर लाया जाए। अब ये लोग क्या करते हैं, जो बठिंडा के सूबेदार थे इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शामिल करते हैं। लाहौर के सूबेदार को भी शामिल करते हैं, एतीगीन को भी शामिल करते हैं। तो ये 4-5 लोग जो हैं षड्यंत्र में शामिल होते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बड़ा प्लान बनाया कि कैसे भी करके जो रजिया सुल्तान है उसे दिल्ली के बाहर लाया जाए। उसके लिए क्या करेगा, अल्तुनिया विद्रोह करेगा, और जब अल्तुनिया विद्रोह करेगा तो रजिया सुल्तान उसको दबाने के लिए आएगी दिल्ली से बाहर अपनी सेना लेकर, और जैसे ही वो सेना लेकर आएगी उसे दिल्ली से बाहर हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, दबोच लेंगे। तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र काफ़ी अच्छा भी रचा, क्योंकि दिल्ली में रजिया को जनता का समर्थन प्राप्त था। अब देखिए षड्यंत्र के अनुसार जो अल्तुनिया था ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है। कहता है ठीक है भाई विद्रोह कर देता हूँ, ये विद्रोह कर देता है। और जैसे ही रजिया दिल्ली से बाहर आती है तो इसका जो कृपा पात्र था, इसका जो प्रेमी था याकूत, सबसे पहले तो इसकी हत्या करते हैं। कहते हैं इसको मारो पहले, ठीक है, इसकी सबसे पहले हत्या करते हैं, किसकी, याकूत की। याकूत की हत्या कर देते हैं। उसके बाद रजिया को बंदी बना लेते हैं। रजिया को बंदी बना लिया। उधर जो दिल्ली के अंदर तुर्क बैठे थे वो तैयार बैठे थे वो लोग तो कि कब रजिया दिल्ली से बाहर जाए। और इल्तुतमिश का एक लड़का था बहराम, बहराम ये लड़का था, इसको क्या है सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। और ये तो तैयार बैठा था कि मुझे सुल्तान घोषित कर दो, इसको सुल्तान घोषित कर दिया। जब इसको सुल्तान घोषित किया गया तो एतीगीन जो था वो नायब-ए-मामलिकात के पद पर नियुक्त हो जाता है। अब ये नायब-ए-मामलिकात का पद क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद था ये। नायब-ए-मामलिकात का मतलब था कि सुल्तान के बाद सबसे पावरफुल पद जो होता था उसको बोलते थे नायब-ए-मामलिकात। इस पर बैठ गया एतीगीन। अब एतीगीन क्या हुआ, जैसे ही इस पद पर बैठा तो उसे लगा कि बहराम तो मेरे कंट्रोल में है। तो ये बड़े बड़े सपने देखने लगा कि मैं अब धीरे धीरे क्या करूँगा, दिल्ली की सत्ता पर काबू हो जाऊँगा। तो इसने क्या किया, जो बहराम शाह की बहन थी उससे भी विवाह कर लिया। बहराम शाह ने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम मेरी बहन से विवाह कर लो, लेकिन मुझे क्या बना दो, राजा बना दो। लेकिन एतीगीन क्या हुआ, फिर और सपने देखने लगा और जो शासन प्रबंध के जो नियम कानून थे सबको अपने कंट्रोल में करने लगा, राजशाही चिन्हों का इस्तेमाल करने लगा। तो जब बहराम को ये लगा कि मुझे तो बस कठपुतली बना के बिठा दिया पद पर, तो ये क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। और बहुत सारे अमीर इसको भी भड़काते हैं, देखो तू राजा है और एतीगीन तेरे शासन प्रबंध की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, आदेश दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो बहराम शाह क्या करता है, क्रोध में आकर एतीगीन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। यानी कि कुछ दिन के बाद ही इसने अपनी बहन को विधवा कर दिया। ठीक है, तो बहराम शाह ने क्या किया, एतीगीन जो था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि अपनी बहन को इसने बहुत जल्दी विधवा कर दिया। इसे चाहिए था केवल शासन चाहिए था, भले ही कोई मरे कोई कटे। पहले होता यही था
शासन के पीछे ये लोग ना अपने माँ बाप ना भाई बहन किसी को नहीं देखते, बस गद्दी चाहिए। अब देखिए स्टोरी में आता है ट्विस्ट। जैसे ही अल्तुनिया को पता चलता है कि उसका जो मित्र था एतिगिन, उसकी हत्या कर दी, अब वो सोचता है कि मुझे अब कोई कुछ नहीं बनाएगा। इधर मैंने रजिया से क्या किया, शत्रुता मोल ले ली और इसको मैंने पकड़ के रखा है। अब देखिए रजिया सुल्तान क्या कहती है उससे। रजिया सुल्तान कहती है कि देखो अल्तुनिया, तुम्हारे मित्र की हत्या कर दी और कुछ दिन के बाद तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं तुमसे कहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम दिल्ली के सुल्तान तो यूं ही बन जाओगे, तुम्हें षड्यंत्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्तुनिया कहता है सही बात है, तुम शासिका हुई और मैं अगर तुमसे विवाह कर लूँगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाऊँगा, दिल्ली का सुल्तान बन जाऊँगा। तो रजिया इसको क्या करती है, अपने षड्यंत्र में फंसा लेती है। जो स्त्री के जो गुण होते हैं ना, उसमें इसको फंसा लेती है। अल्तुनिया कहता है बिल्कुल ठीक, और इसको क्या कर देता है, रिहा कर देता है। इसको रिहा कर दिया, इसने इससे विवाह कर लिया और दोनों मिलकर क्या करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी गलती थी ये। इनको कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए था, कुछ दिन तैयारी करनी चाहिए थी, उसके बाद दिल्ली, इनको लग रहा था कि दिल्ली पहले जैसी ही होगी, क्योंकि वहाँ का राजा बदल चुका था, वहाँ के लोग बदल चुके थे। तुर्क अमीर जो थे उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में ली थी, सेना उनके पास थी, तो इन्होंने सीधे वहाँ जाकर आक्रमण करके बड़ी गलती करती और ये दोनों जो हैं युद्ध में हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी सेना थी, उनके पास एक शाही सेना थी। और जब ये युद्ध क्षेत्र से भागते हैं तो कैथल के निकट जो डकैत हैं वो इनको पकड़ लेते हैं भागते हुए। डकैतों का काम होता है लूटना। तो उनको जब ये पता चला ये रजिया सुल्तान है और ये है, तो उन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी 13 अक्टूबर 1240। कई जगह 14 अक्टूबर भी मिलता है, ठीक है, 13 या 14 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये इस प्रकार जो रजिया सुल्तान है उसका दर्दनाक इतिहास समाप्त होता है, उसकी जीवनी समाप्त होती है। देखिए रजिया सुल्तान की समाधि के बारे में जो है वो इतिहासकारों में मतभेद है। मोहल्ला बुलबुल खान तुर्कमान गेट चांदनी चौक पर एक समाधि है, उसको भी बोलते हैं कि ये रजिया की समाधि है। मोहल्ला बुलबुल खान तुर्कमान गेट चांदनी चौक। एक समाधि जो है टोंक में है, बताते हैं कि ये भागकर टोंक चली गई थी और वहाँ पर जाकर इसकी समाधि है। तो दोनों जगह को लेकर इतिहासकारों मतभेद है, तो दो जगह मानी जाती हैं, एक तो चांदनी चौक में और एक टोंक में। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान के पतन के कारणों की बात करें, ऐसे क्या कारण रहे जो इसके पतन का मुख्य वजह बनी, तो रजिया का स्त्री होना सबसे बड़ा कारण था। अब इसमें क्या कारण था, क्योंकि तुर्क अमीर जो थे शुरू से ही इसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इल्तुतमिश ने कह दिया था कि मेरे मरने के बाद रजिया को शासिका बना जाए, फिर भी इन लोगों ने रजिया को शासक घोषित नहीं किया। मतलब इनके मन में रजिया के प्रति शुरू से ही सम्मान नहीं था। ठीक है, जो दूसरा कारण माना जाता है रजिया का मर्दानी रवैया, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया, धर्मगुरुओं को पसंद नहीं आया, कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे उनको पसंद नहीं आया कि एक लड़की कैसे दरबार में जाकर अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकती है। और तीसरा कारण बना गैर तुर्कों के साथ प्रेम संबंध, यानी कि सीधी सीधी बात कहें तो याकून के प्रति जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही बैठती। याकूत जो था इसका प्रेमी था। अब रजिया सुंदर थी, स्वाभाविक है, बहुत सारे जो तुर्क अमीर थे वो चाहते थे कि इसके साथ हमारा विवाह हो जाए। अब जब उनको पता चला कि इसके साथ जो प्रेम संबंध है वो याकूत के साथ चल रहा है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। ठीक है, स्वाभाविक है, सबको बुरा लगेगा। तो याकूत क्योंकि इनके ना ही तो जाति का था और ना ही इनके वंश का था, ना ही इनके देश का था, किसी प्रकार इनसे संबंधित नहीं था। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था कि एक दूसरी जाति का इंसान, एक दूसरे राष्ट्र का इंसान, उससे अगर ये प्रेम करती है तो ये क्या है, विरोध का विषय है। वो लोग इससे खफा थे। दूसरी बात ये थी, उसको रजिया सुल्तान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रखी थी। याकूत को परमिशन थी, वो कभी भी रजिया के पास जा सकता है, आ सकता है।
अब देखिए इतिहासकार कौन कौन समर्थन करते हैं इस थ्योरी का। तो इतिहासकार इब्न बतूता इसका समर्थन करते हैं, फरिश्ता करता है, निजामुद्दीन बदायूनी करता है, टॉमस रो करता है, ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकार क्या करते हैं, इस थ्योरी का समर्थन करते हैं कि याकूत और रजिया सुल्तान आपस में क्या थे, प्रेमी थे दोनों, ठीक है। और जो सिराज है वो रजिया और इसके बारे में कुछ नहीं लिखता, कहता है कि उसको विशेष अनुमति प्राप्त थी लेकिन प्रेम संबंध के बारे में वो अपनी कोई भी राय नहीं देता। तो इस प्रकार आज हमने रजिया सुल्तान को समझने का प्रयास करा कि किस प्रकार जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की सत्ता में आती है और एक छोटी सी शासन अवधि के लिए ये दिल्ली की सत्ता में बनी रहती है। लेकिन तुर्क जो अमीर थे वो नहीं चाहते थे एक महिला जो है वो शासिका बने, इसलिए 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन ये क्या करती है, शासन करती है और उसके बाद इसके शासन का अंत होता है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेशन में कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसको साझा करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए, वो भी इतिहास का आनंद उठा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।